माई हस्बैंड इज माई सिविया एपिसोड 1। चवन किंग और आमना सामना। मुंबई। रात का वक्त। रात के करीब 10 बजे मुंबई की सुनसान सड़कों में एक लड़की भाग रही थी, जिसकी आंखों से बेताबियास आंसू बह रहे थे। वह बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उस लड़की ने पिंक कलर की कुर्ती और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी, जिसके बिखरे हुए बालों में चोट और कोमल गालों पर थप्पड़ के निशान साफ दिख रहे थे। उस लड़की की उम्र कुछ 17-18 साल के आसपास होगी। वह बस सुध सी भाग रही थी। भागते भागते उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं रही थी, मानो उसे किसी का डर हो। उस लड़की के सिर में दर्द भी हो रहा था। जहां उसे चोट हुई थी, उसका सिर अब चकराने लगता है और आंखें धुंधली होने लगती हैं। वह तब भी अपने लड़खड़ाए पैरों से आगे की ओर भाग रही है। उसी समय एक कार उसकी ओर तेज रफ्तार से आ रही है। उस लड़की को अपनी अधखुली आंखों से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वह कार के आगे आ जाती है। अचानक किसी के कार के आगे यूं आने से कार में बैठा ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता है, जिससे वह लड़की कार के बोनट में गिर जाती है और अपनी अधखुली आंखों से कार के अंदर बैठे लोगों को उम्मीद से देखने लगती है, जैसे मदद की गुहार लगा रही हो। कार में एक 24-25 साल का लड़का ड्राइव कर रहा था, जिसका गोरा रंग और काली आंखें ठीक ठाक दिख रही थीं। उसकी आंखों में एक डर छुपा हुआ था। ड्राइवर सीट में बैठा लड़का अपनी डरी हुई आंखों से कार के रियर व्यू मिरर से बैक सीट में बैठे इंसान को देख रहा था, जो सामने उसी लड़की को देख रहा था। दूध सा गोरा रंग, नीली आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, लंबे बाल जो हल्के घुंघराले थे, और होठों के नीचे छोटा सा तिल उस लड़की की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उस लड़की की नजरें भी उसी लड़के में थीं, लेकिन तब उस लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं और वह नीचे सड़क पर गिर जाती है। गिरती लड़की को देख बैक सीट में बैठा लड़का त्वरित कार से बाहर निकलकर उसके पास आता है। वह लड़का हैंडसम और आकर्षक दिख रहा था। हल्के ब्राउन बाल, जेल से सेट हुए, ग्रे आंखें, हल्की लंबी सीधी नाक, पतले होंठ, हल्की हल्की दाढ़ी के साथ उसका शार्प और टोन जॉलाइन उसे और भी आकर्षक बना रहा था। उम्र करीब 26-27 साल की होगी। हाइट लगभग 6 फीट 3 इंच, एब्स से भरा हुआ शरीर और हाथों में उभरी हुई वेन्स। ये व्यक्ति एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है और अंडरवर्ल्ड का किंग है, जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। कोई भी इसके सामने अपनी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता और अगर कोई कोशिश करता है तो वह दुनिया से ही गायब हो जाता है। उसे उन लोगों से नफरत है जो उसकी बातें नहीं मानते हैं, और इसे धोखा और धोखेबाजों से कड़ा नफरत है। मोक्ष लड़की के पास आकर उसके चेहरे से उसके बालों को हटाता है, जो उसके गिरने से उसके चेहरे में आ गए थे। उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को हटाकर वह कुछ पलों तक उसे देखता रहता है। मोक्ष को वह बहुत ही मासूम लगती है। वह उसके गालों में हाथ रखता है तो उसे उसके गालों में थप्पड़ के निशान दिखते हैं। उसके गले में हाथों में खरोंचने के निशान थे। सिर में जहां चोट लगी थी, वहां से अब बहुत खून बह रहा था। उसे उसकी ये हालत देखकर अपने दिल में एक टीस सी उठती है। मोक्ष जल्दी से उससे अपनी बाहों में उठा के कार के अंदर बैठ जाता है और उस लड़की को अपनी गोद में लिए उसका सिर अपने सीने से लगा के उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। कार के ड्राइवर सीट में बैठा शख्स अपने बॉस को ऐसा देखकर शॉक था। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह तो यही सोच रहा होता है कि आज तक उसके जिस बॉस ने लड़कियों तक को आंख उठा के देखना तो दूर, अपने पास सामने देखना बर्दाश्त नहीं होता है। आज उसका वही बॉस किसी लड़की को अपने गोद में बैठाए हुए है, साथ ही कितने प्यार से उसके सिर को भी सहलाए जा रहे हैं। जब मोक्ष को कई देर तक कार स्टार्ट होते हुए नहीं देखता है, तो वह घूरकर ड्राइवर सीट में बैठे शख्स को देखता है और अपनी कड़क आवाज में कहता है, केविन। ड्राइवर सीट में बैठा शख्स, जिसका नाम केविन था, वह अपने बॉस की कड़क आवाज सुनकर हड़बड़ा कर कहता है, सर। बॉस फिर अपना सिर नमे हिलाकर यस बॉस कहता है। मोक्ष उसको हड़बड़ाता देख अपने आंखों की छोटी छोटी करते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम्हारा सोचना हो गया हो तो हॉस्पिटल चलो। मोक्ष की बात सुनकर केविन
यस बॉस बोलकर कार स्टार्ट करता है और जल्दी से कार को हॉस्पिटल की तरफ भागा देता है। उसे डर था कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने पर उसके बॉस उसे यही जिंदा ना दफना दे। हॉस्पिटल। मोक्ष की कार हॉस्पिटल के सामने रोकती है जब वह अपने सीने से लगी लड़की को एक नज़र देखता है, जिसका चेहरा अब पीला पड़ा चुका है। केविन कार से उतरते ही तुरंत बैक सीट का डोर ओपन करता है और मोक्ष बड़े आराम से उस लड़की को अपनी गोद में लिए ही कार से बाहर आता है और अपने बड़े बड़े कदमों से हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। जब वह हॉस्पिटल के अंदर आता है तो हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी लोग चौंक जाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोक्ष को घूर रहे हैं। लेकिन मोक्ष बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी बाहों में लिए उस लड़की को, जो मोक्ष के बाहों में किसी छोटे बच्चे के जैसे दिख रही थी, उसे उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मोक्ष उसे लेकर सीधा किसी के कैबिन में आता है, जहां उसी का उम्र का एक लड़का बैठा हुआ है, जो दिखने में काफी सुंदर है। उसकी ब्राउन आइज में चश्मा लगा हुआ है और परफेक्ट बॉडी है। उसने डॉक्टर का कोट पहना हुआ है। जब उसने अपने कैबिन का दरवाजा बिना नॉक किए खोला तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह अपनी जलती आंखों से डोर की तरफ देख चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल। लेकिन जैसे ही उसने गेट की तरफ देखा तो वह चौंक जाता है और जल्दी से अपनी चेयर से उठता है। मोक्ष को खुद को ऐसे घूरते देख लड़का अपने दांतों को चिमकाता है और कहता है, सॉरी यार, मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल का स्टॉप है। चल छोड़, तू ये बता आज मेरी याद कैसे आ गई। मोक्ष उसकी बात सुन अपने दांत पीसते हुए कहता है, मान सहगल, तुम्हारे कैबिन में ऐसे कौन आ सकता है? तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं। ये है मान सहगल, मोक्ष का बचपन का दोस्त है और अंडरवर्ल्ड में किंग का राइट हैंड। ये जितने खुशमिजाज यहाँ रहते हैं उतने ही खतरनाक और क्रूल अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रहते हैं। ये यहाँ जैसे लोगों की जान बचाते हैं, वहीं ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत ही बेरहमी से लोगों की जान लेते हैं। मोक्ष की बात सुन मान जल्दी से अपना सिर न में हिला देता है। वह आगे कुछ और कहता, उसकी नज़र मोक्ष के बाहों में छिपी लड़की को देखता है, जो उसकी बाहों में बेहोश थी और उसका मासूम चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल की तरह दिख रहा है। मान हैरान नजरों से मोक्ष को पूछता है, ये कौन है और इसे हुआ क्या है, जिससे मोक्ष एक नज़र उस लड़की पर डालता है। फिर मान को देख कहता है, चेक दिस फर्स्ट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस लेटर। उसकी बात सुन मान उससे देख हाँ मैं अपना सिर हिला देता है और उसे लेटाने को बोलता है। मोक्ष भी उससे वहीं पास के स्टीयर में लिटा देता है तो मान उससे चेक करने लगता है। ये हॉस्पिटल मान का था, जो पूरे शहर का सबसे फेमस हॉस्पिटल में से एक था। मान जब उससे चेक कर रहा था तो उसका चेहरा काफी सीरियस दिख रहा था। मोक्ष उससे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन मान कोई जवाब नहीं देता और कुछ देर चेकअप करने के बाद वह उसके सारे चोटों की ड्रेसिंग करता है। ड्रेसिंग हो जाने के बाद मोक्ष मान को देखने लगता है और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है। लेकिन मान को कुछ न बोलता देख वह गुस्से में चिल्ला कहता है, आंसर मी दम, व्हाट हैपेंड। उसकी बात सुन मोक्ष की आंखों से खून उतरने लगता है और हाथों की नसें दिखने लगती हैं। वह अपनी लाल आंखों से मान के कॉलर को पकड़कर गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, क्या बकवास कर रहा है? लेकिन मान को कुछ न बोलता देख वह गुस्से में चिल्ला कहता है, आंसर मी दम, व्हाट हैपेंड। उसकी बात सुन मोक्ष की आंखों से खून उतरने लगता है और हाथों की नसें दिखने लगती हैं। वह अपनी लाल आंखों से मान के कॉलर को पकड़कर गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, क्या बकवास कर रहा है? आखिर कौन है ये लड़की? किससे बच के भाग रही थी वो, और क्या मोक्ष पता लगा पाएगा उसकी ऐसी हालत कैसे हुई, और क्या मोक्ष बचा पाएगा उस लड़की को दुश्मनों से? माई हस्बैंड इज माई सिवियर एपिसोड 2 2 आई जस्ट हेट लव। मान के ये कहने पर कि किसी ने उसके साथ मारपीट और जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की है तो मोक्ष की आंखों से खून उतरने लगता है और हाथों की नसें दिखने लगती है। वह अपनी लाल आंखों से मान के कॉलर को पकड़कर गुस्से में अपने दांत पीसकर कहता है, क्या बकवास कर रहा है? मान मोक्ष को इतने गुस्से में देख उससे अपने कॉलर छोड़ाते हुए कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ और अभी मैंने बोला ना मैं शो नहीं हूँ। जब तक उसके टेस्ट नहीं हो जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो?
एक मिनट, कहीं तुझे उससे पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया? अपनी शरारती नजरों से देखते हुए कहता है। उसकी बात सुन मोक्ष उससे अपनी नजरें फेर कहता है, व्हाट रैबाइज, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है। मोक्ष की बात सुन मान कहता है, ऐसा नहीं है तो तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? और क्या कहा तुमने? छोटी है, आजकल एज मैटर नहीं करती है, तुझे पता है, बस प्यार। मान आगे कुछ और कहता उससे पहले ही मोक्ष गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं किसी से प्यार नहीं करता और ना मुझे इसकी परवाह है। वो बस ये मेरी कार में टकरा गई थी और इसे मदद की जरूरत थी, मैंने बस इंसानियत दिखाई है, दैट्स इट। नहीं, मैं इस प्यार व्यार को मानता हूँ, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते, आई जस्ट हेट लव। क्या कहा तुमने? इंसानियत? और फिर एक फीकी हंसी हंसकर हा हा, द मोक्ष खुराना ने इंसानियत दिखाई है जिसे किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, वो द मोक्ष खुराना इंसानियत की बात कर रहा है। और क्या कहा? तुम्हें प्यार से नफरत है? किसे क्या पता कल को तुम्हें किसी से शिद्दत वाला प्यार हो जाए जो तुम्हारी रूह में बस जाए, जिसके लिए तुम खुद को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। और थोड़ा मजाक करते हुए, वो क्या है ना मेरे दोस्त, ये प्यार है, एक रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास। उसकी बात सुन मोक्ष गुस्से से तमतमाने लगता है, उसके हाथों और सिर की नसें गुस्से में साफ दिखने लगती है। मान उसके गुस्से को देख एक पल के लिए डर जाता है और कुछ देर रुककर उसके पास आ उसके कंधे में हाथ रख उससे शांत कराते हुए कहता, रिलैक्स यार, तुम गुस्से में इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहता हूँ। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं थी। तुम्हें अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मोक्ष मान के हाथ को अपने कंधे से झटकर उसे अपनी लाल आंखों से देख कहता है, दोबारा कभी अपने जुबान से उसका जिक्र भी मत करना, मैं उससे ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। मोक्ष की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी, मानो किसी को उस आग में जलाने का इरादा हो। मोक्ष अब उसकी बिना कोई बात सुने एक नज़र उस लड़की पर डाल मान के कैबिन से बाहर निकल जाता है। मान मोक्ष को जाता देख खुद से कहता है, तुमने मेरे हंसते मुस्कुराते दोस्त को क्या से क्या बना दिया। अब उसकी आंखें लाल थी, वह अपने दांत पीसते हुए बोला, एक बार पता चल जाए तुम कहाँ छुपी हो, तुम्हारी जिंदगी मैंने जहन्नुम ना बना दी। मेरा नाम भी मान सहगल नहीं। फिर एक नज़र स्टीयर में लेती लड़की को देखकर, तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे मेरा दोस्त इतना फिक्रमंद हुआ है। तुम्हें देख मुझे एक उम्मीद दिखी है, शायद मुझे मेरा पहले वाला दोस्त वापस मिल जाएगा। इतना कह वो एक लंबी सांस छोड़ वो भी अब कैबिन से बाहर आ जाता है, क्योंकि उससे उस लड़की के सारे टेस्ट करवाने थे। मोक्ष मान के कैबिन से निकल के सीधा हॉस्पिटल के बाहर निकल जाता है और अपने कार के पास टेक लगा के सिगरेट निकाल सिगरेट की कस लेने लगता है। उसका एक हाथ उसकी पैंट की जेब में रखा हुआ था, वह सिगरेट की कस लेते हुए अपने बगल में खड़े केविन को देखता है जो उसे ही अपनी अजीब नजरों से देख रहा था। मोक्ष उसे देख अपनी एक आईब्रो उठा देता है और उसे घूरने लगता है। केविन मोक्ष को ऐसे खुद को घूरता देख अपने दांत चमका देता है, जिसे देख मोक्ष उसे अपनी सख्त आवाज में कहता है, उसकी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड हायर कर दो। फिर कुछ देर रुक के पता लगाओ कि वह उस सुनसान रोड में क्या कर रही थी, किससे भाग रही थी। इतना कह वो पीछे मोड़ कार में जाने लगता है। अभी वो 2 कदम ही चला था, फिर रुक जाता है और बिना पीछे मुड़े कहता है, कल तक सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डेस्क पर मिल जानी चाहिए। इतना कह वो कार के अंदर बैठ जाता है और केविन यस बॉस बोल वो भी उसके पीछे ड्राइवर साइड सीट में आ जाता था। केविन मोक्ष का असिस्टेंट है और दोस्त भी। 1 घंटे बाद मोक्ष की कार एक बहुत बड़े विला के बाहर आके रुकती है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में खुराना पैलेस लिखा हुआ था और एक बड़ा सा गार्डन था जिसके बीच में रॉयल वाटर फाउंटेन था जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। मोक्ष कार से उतर कर अंदर की तरफ बढ़ जाता और केविन को भी वहीं रुकने बोलता है, क्योंकि अब तक रात 2 बज चुकी थी। मोक्ष घर के अंदर मेन हॉल में आता है तो देखता है चारों तरफ अंधेरा था। वो अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी में कदम रखा तो पूरे हॉल की लाइट ओपन हो जाती है, जिसे देख वो अपने कदम रोक लेता है और अपनी आंखें कस के बंद कर देता है। वो अपनी बंद आंखों को खोल बिना पीछे मुड़े ही कहता है, मॉम मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप मेरा वेट मत किया करें। फिर पीछे पलट के देखता है तो उसके सामने एक 47-48 साल की औरत खड़ी थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी उम्र इतनी होगी। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो 34-35 साल की हो। उन्होंने अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखा था।
ये और कोई नहीं मोक्ष की माँ निहारिका खुराना थी, जो बहुत ही सुंदर थी। जितनी ये सुंदर थी उतना ही इनका दिल भी सुंदर था। इन्हें अपने बड़े बेटे की बहुत फिक्र रहती है। आज भी उसकी फिक्र में उसका इंतजार कर रही थी। मोक्ष उन्हें देख आगे कहता है, मॉम, डॉक्टर ने आपको टाइम से सोने को और ज्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है न, तो आप सुनती क्यों नहीं है? मोक्ष की बात सुन निहारिका जी उसका हाथ पकड़ के कहती है, बेटा अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो ले आना मेरे लिए बहू। उसके बाद मैं नहीं करूंगी तेरी चिंता, ना ही देर रात तक तेरा इंतजार करूंगी। अपनी माँ की बात सुन मोक्ष का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो निहारिका जी से अपना हाथ छोड़ा के कहता है, मॉम, मैंने आपको पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं करनी शादी और आप मेरी फिक्र मत किया करें। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। निहारिका जी भी अब गुस्सा में कहती है, तू क्यों नहीं करना चाहता है शादी उस धोखेबाज अंजलि की वजह से? बेटा तू समझता क्यों नहीं है? मैं नहीं देख सकती तुझे ऐसे। अब तो मुझे कभी कभी लगता है तेरी शादी देखने से पहले मैं कहीं मर ना जाऊं। मॉम, मोक्ष चिल्ला के कहता है, जिसे सुन निहारिका जी एक पल के लिए डर जाती है और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मोक्ष अपनी मां की आंखों में आंसू देख अपनी आंखें बंद कर देता है और उसकी हाथों की मुट्ठियां कस जाती है, जिससे उसके हाथों की नसें तन जाती है। आज पहली बार था जब मोक्ष अपनी माँ के ऊपर ऐसे चिल्लाया होगा, लेकिन वो भी क्या कर सकता था। अपनी माँ के मुंह से मारने की बात सुन उससे गुस्सा आ गया। अब आता भी क्यों नहीं वो अपनी माँ से प्यार ही जो इतना करता था। मोक्ष अपनी आंखें खोल अपनी मॉम को देखता है और उन्हें गले लगा लेता है, तो उसकी माँ भी उससे गले लगा लेती है। उनकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। अब भाई उनका भी माँ का दिल था। अपने बच्चे को इतनी दुख तकलीफ में देख किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगता, उनको भी तकलीफ होती है। मोक्ष निहारिका जी से दूर होकर उनके गालों में हाथ रख कहता है, प्लीज मॉम, आप प्रॉमिस कीजिए आज के बाद आप अपनी जुबान से ये मरने की बात दोबारा नहीं करेगी। निहारिका जी उसकी बात सुन कहती है, ठीक है नहीं लाऊंगी, पर तू भी शादी के लिए मान जा। अपनी माँ की बात सुन कियान बात को पलटते हुए कहता है, मॉम, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले आप जाए और आराम कीजिए, वरना मिस्टर खुराना को जलन होने लगेगी कि आप उनसे ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंस दे रही है। मोक्ष की बात सुन निहारिका जी समझ जाती है कि वो अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। निहारिका जी को अब मन ही मन मोक्ष के लिए चिंता होने लगती है, क्योंकि उनको मोक्ष के अतीत के बारे में पता था, जिसके कारण उन्होंने अपने उस मोक्ष को खो दिया जो हमेशा हंस मुस्कुराता रहता था। उस एक धोखे के कारण उनका बेटा प्यार शादी जैसे रिश्तों से भरोसा उठा गया, बस एक गुस्सैल एरोगेंट हार्टलेस बन के रह गया। मोक्ष अपनी माँ को सोने के लिए कहता है तो निहारिका जी भी हाँ में सिर हिला देती है, फिर रुक कर कहती है, तुमने खाना खाया है? मोक्ष हाँ में अपना सिर हिला देता है तो निहारिका जी अब अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। माई हस्बैंड इज माई सिविया एपिसोड 3। छत्री, आपने आर्यन को क्यों बुलाया? खुराना पैलेस। अब तक मोक्ष अपनी माँ को सोने के लिए कहता है तो निहारिका जी भी है में सिर हिला देती है, फिर रोक कर कहती है, तुमने खाना खाया है? मोक्ष हाँ में अपना सिर हिला देता है तो निहारिका जी अब अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। अब आगे निहारिका जी के जाने के बाद मोक्ष की आंखें डार्क हो जाते हैं और हाथों की नसें दिखने लगती। अब वह वो मोक्ष नहीं लग रहा था जो अभी अपने माँ के सामने था, अभी वो अलग ही लग रहा था। अगर कोई उसे ऐसा देख लेता तो डर से मर ही जाता। मोक्ष अब अपने कमरे में आ जाता है और अपना कोट सोफे में फेंक सीधा वॉशरूम में आके सवार के नीचे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। सवार का ठंडा पानी मोक्ष के ऊपर गिर रहा था कि तभी उसको अपनी आंखों से सामने उसी लड़की का चेहरा देखने लगता है। उसकी आंखें जिनमें उसने दर्द देखा था, उसके वो पतले गुलाबी होठ, उसका दूध जैसा गोरा चेहरा, उसके वो कोमल से चेहरे में वो चोटों के निशान देख मोक्ष एक झटके में अपनी आंखें खोल देता है। उसे पता नहीं क्यों पर उसके जख्मों को देख अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था, और यह क्यों था वो समझ नहीं पा रहा था। वो अपने सिर को झटक देता है और बाथरोब पहन के वॉशरूम से बाहर आ जाता है। मोक्ष बाथरूम से बाहर आ अपने बालों को टॉवल से सुखा के टॉवल को सोफे में फेंक क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। मोक्ष का कमरा बहुत बड़ा था, बहुत ही लग्जूरियस था, जहां बीचों बीच एक किंग साइज बेड था और एक बड़ा सोफा, उसके आगे टी टेबल थी। उसी कमरे के एक साइड में एक बहुत बड़ा वार्डरोब था जिसमें मोक्ष के कपड़े, शूज और कुछ जरूरी सामान था। उसी कमरे के राइट साइड से अटैच एक स्टडी रूम भी था जो मोक्ष का अपना पर्सनल था।
कुछ ही देर में मोक्ष चेंजिंग रूम से कपड़े चेंज करके वापस रूम में आता है। इस वक्त उसने ब्लैक टी शर्ट और वाइट लोवर पहना हुआ था। मोक्ष अब अपने बेड में आके सीधा लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। आज के पूरे दिन भर की थकान से उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। अगली सुबह के 5 बजे मोक्ष हमेशा की तरह अपने टाइम में उठ जाता है और फ्रेश हो अपने जिम की तरफ बढ़ जाता है, जो उसने अपने फ्लो के ऊपर वाले फ्लो में ही बनाया हुआ था। करीब 1 घंटे बाद मोक्ष अपने जिम से वापस रूम में आ जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने जो टी शर्ट पहनी हुई थी स्वेट के कारण ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी साफ उभर के दिख रही थी। मोक्ष टॉवल से अपने पसीने को पोंछता हुआ रूम में आता है और वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन मोक्ष जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसका फोन बजने लगता है। मोक्ष फोन की आवाज से पीछे पलटता है और बैग की तरफ आके अपना फोन देखता है, जिसमें मान नाम शो हो रहा था। मोक्ष बिना देरी के फोन रिसीव करता है और दूसरी तरफ की आवाज सुनने लगता है, लेकिन वो जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज सुन रहा होता है उसका चेहरा भी डार्क हो रहा था। कुछ देर में मोक्ष बस इतना कहता है, आई एम कमिंग, और फोन कट कर देता है। इस वक्त उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था। मोक्ष कुछ देर वहीं खड़ा रहता है और फिर सीधा वॉशरूम की तरफ आ जाता है। करीब आधे घंटे बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और वॉशरूम से मोक्ष अपने चेहरे में बिना कोई भाव लिए अपने बॉडी में सिर्फ एक टॉवल लपेटे हुए बाहर निकलता है। इस वक्त उसने अपनी अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना हुआ था, जिससे वो काफी अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसके बालों से गिरता हुए पानी की बूंदें उसके चेस्ट से होकर उसके 8 पैक एब्स में गिर रही थी। इस वक्त अगर कोई उसे ऐसा देखता तो पक्का उसके प्यार में डूबी जाता। मोक्ष अपने एक हाथ में टॉवल ले अपने गीले बालों को सूखते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने आ जाता है और आईने के सामने खड़े हो खुद को देख अपने बालों को साफ करने लगता है। जब मोक्ष के बाल सूख जाते हैं तो वह वार्डरोब खोल अपने लिए कपड़े निकाल चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में मोक्ष चेंजिंग रूम से तैयार हो के अपने 3 पीस सूट पहन बाहर निकलता है। इस वक्त मोक्ष ने और ड्रेसिंग के सामने आ अपने बालों को सेट करने लगता है। कुछ ही देर में मोक्ष अब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। मोक्ष अपना फोन उठा अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वह कॉरिडोर से होते हुए स्टेयर से उतरकर नीचे मेन हॉल में आता है, जहां उसे अपनी मां और उनके साथ एक करीब 53-54 साल का एक आदमी बैठा हुआ दिखता है, जो दिखने में थोड़ा बहुत मोक्ष के जैसे लग रहे थे, या ये कह सकते हैं मोक्ष इनके जैसा दिखता था। ये शख्स थे राज खुराना। ये मोक्ष खुराना के पापा थे। मोक्ष उनको देख एक गहरी सांस लेकर उनकी तरफ बढ़ जाता है और अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर अपने पापा को देख कहता है, अपने आर्यन को वापस इंडिया क्यों बुलाया है? मोक्ष की बात सुन राज जी उसे कहते हैं क्योंकि अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और उसका वहां अकेले मन नहीं लग रहा है। राज जी की बात सुन मोक्ष उनसे कहता है उससे यहाँ आना है क्योंकि उसे वहाँ मौज मस्ती करने को नहीं मिलता, उसे तो यहाँ बस घूमने फिरने को चाहिए। अगर आपने उसे बुला ही दिया है तो उसे कह देना घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में बहुत काम होता है तो कल से ऑफिस आ जाना। मोक्ष की बात सुन राज जी कहते हैं, अरे बेटा आज रात को पहुंचेगा वो और तुम उसे कल ऑफिस आने को कह रहे हो, उसे 1 हफ्ता तो थोड़ा रेस्ट करने दो, फिर आ जाएगा वो भी ऑफिस। अपने पापा की बात सुन मोक्ष उन्हें घूर के देखने लगता है, जिसे देख राज जी उसे बना लेते हैं और मन में कहते दो खडूस खुद तो मशीन है, मेरे बेटे को भी बनाएगा। अब हुआ मोक्ष उन्हें देख नागवारी से अपना सिर हिला देता है। आप लोगों को बता दे मोक्ष दिखता है बस अपने पापा जैसा, पर वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राज जी बहुत ही हंसमुख रहने वाले इंसान हैं। कभी कभी तो उन्हें भी खुद समझ नहीं आता कि मोक्ष इतना खडूस और अड्डू क्यों है, क्योंकि वो खुद को और अपनी वाइफ को बहुत ही स्वीट और सुंदर मानते थे। माई हस्बैंड इज माई सिविया एपिसोड 4 4 मोक्ष का गुस्सा क्वीन। अब आगे हॉस्पिटल। मोक्ष प्लेस से निकलकर बाहर आता है और अपनी कार में बैठ सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद मोक्ष मान के हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे केविन बाहर खड़ा ही मिल जाता है। केविन मोक्ष को ग्रीट करता है। मोक्ष एक नज़र केविन को देखता है और अपना सिर हिला देता है और हॉस्पिटल के अंदर बढ़ जाता है। केविन भी मोक्ष के पीछे पीछे अंदर आ जाता है। मोक्ष केविन हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट में आ जाते हैं। केविन मोक्ष को देख कहता है,
सर, उसका नाम सुहानी है और वो एक अनाथ है जो ऑर्फनेज होम में रहती है और इनकी उम्र 17 साल की है। उन्होंने हाल ही में 12th पास किया है। इतना बोल केविन चुप हो जाता है तो मोक्ष घूर के उसकी तरफ देखने लगता है। जिस देख केविन आगे कहता है, सर, उस दिन उनके पीछे गुरु भाई के आदमी पड़े हुए थे क्योंकि सुहानी ने उनके भाई को मारा था, जिसके कारण वो उनको ढूंढ रहे हैं। इतना बोल वो कियान को देखने लगता है जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। फिर अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, यू मस्ट नेवर हियर हिज नेम अगेन। केविन मोक्ष को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है तो मोक्ष उसे अपनी सख्त आवाज में कहता है, लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा नहीं है। केविन जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर लेता है और अपनी धीमी आवाज में कहता है, एक दो खडूस जब देखो घूरता रहता है जैसे खा जाएगा हून और अपना मुंह बना लेता है। मोक्ष उसको घूर के देखता है और अपनी कठोर आवाज में कहता है, सुनाई देता है मुझे। केविन उसकी बात सुन जल्दी से अपने दांत चमका देता है। लिफ्ट का डोर ओपन होता है। मोक्ष उसे इग्नोर कर लिफ्ट से बाहर निकलकर मान के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। केविन भी अपना मुंह बना के उसके पीछे आ जाता है। मान का कैबिन। मोक्ष सीधा मान के कैबिन के अंदर आता है जहां मान कोई फाइल रीड कर रहा होता है और उसका चेहरा इस वक्त बहुत ही सीरियस था। मोक्ष मान के कैबिन में आ उसके सामने वाली चेयर में बैठ जाता है। उसके पीछे केविन भी आ जाता है और मान को देख कहता है, तू इतना सीरियस होके क्या पढ़ रहा है? केविन की बात सुन मोक्ष मान के टेबल से पेपर वेट को घुमाते हुए मान को देखने लगता है। मान केविन की बात सुन मोक्ष और केविन की तरफ देख के कहता है, तुम लोग कब आए? दरअसल मान फाइल पढ़ने में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि मोक्ष केविन कब उसके कैबिन में आ गए। मान की बात सुन केविन मोक्ष के बगल वाली चेयर खींच बैठते हुए बोलता है, क्यों, तुम इस फाइल में ऐसा क्या पढ़ रहे थे जो तुम्हें हमारे आने का पता नहीं चला? उसके हाथ से फाइल लेते हुए पूछता है। केविन फाइल खोल देखने लगता है तो मान कहता है, सुहानी की रिपोर्ट है, उसी को देख रहा था। सुहानी का नाम सुनते ही मोक्ष मान की तरफ देखने लगता है। फिर मान से पूछता है, एवरीथिंग इज फाइन, व्हाट इज रिटन इन द रिपोर्ट्स? मोक्ष के पूछने पर मान मोक्ष को देखने लगता है और एक लंबी सांस लेके कहता है, देख, रिपोर्ट के हिसाब से उसके साथ कुछ ऐसा हूं नहीं जो हम सोच रहे थे, बट। इतना बोल मान चुप हो जाता है। मोक्ष मान को चुप देख अपने गुड वॉइस में कहता है, बट क्या? उसकी आवाज सुन केविन मान कुछ पल के लिए काम चाहते हैं, लेकिन मान फिर अपने डर को काबू कर कहता है, There was an attempt to force her but perhaps she saved herself. मान की बात सुन मोक्ष की आंखें सख्त हो जाती है और उसके हाथों की नसें देखने लगती है। मोक्ष ने मान के टेबल का जो पेपर वेट उठाया हुआ था उसमें उसकी मुट्ठियां कसने लगती है। मान और केविन दोनों मोक्ष को ही देख रहे थे। दोनों उसके गुस्से को देख एक दूसरे के देखने लगते हैं जैसे पूछ रहे हो उसे क्या हुआ, लेकिन दोनों एक साथ अपने कंधे उचट देते हैं। लेकिन तभी केविन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वह मोक्ष को देख तुरंत कहता है, गुरु भाई का भाई विशाल वो ही है शायद। फिर मोक्ष की तरफ देख के, मैंने तुम्हें कहा था ना, उसको गुरु भाई के भाई ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने उसके भाई को मारा है। अब आया मेरे समझ में, इसलिए उसने उस गधे को मारा होगा, बिकॉज ही माइट हैव ट्राइड टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर। फिर उसकी बात सुन मान भी कहता है, तुम सही कह रहे हो, शायद क्योंकि उसको ड्रग्स भी दिया गया था। जैसे ही मान ये बोलता है, मोक्ष अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेपरवेट को जोर से दीवार पर दे मारता है जिससे वो एक तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर जाता है। मान और केविन अपने चेयर से हड़बड़ा के उठ जाते हैं। इस वक्त उन्हें मोक्ष को देख डर लग रहा था क्योंकि वो अभी किसी शैतान की तरह दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, हाथों और माथे के किनारे की नसें देखने लगी थी। मोक्ष बिना कुछ बोले मान के कैबिन से निकलने लगता है तो मान पीछे से ही कहता है, उसे होश आ गया है। मान की बात सुन मोक्ष के चलते हुए कदम रुक जाते हैं, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। मान मोक्ष को रुकता देख आगे कहता है, तू अब क्या करने वाला है? उसके साथ बाहर गुरु भाई के आदमी उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। उसे कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा और मुझे नहीं लगता यहाँ से जाने के बाद वो गुरु के आदमियों से बच पाएगी। उसकी बात सुन मोक्ष अपनी लाल आंखों से उसे देखता है तो मान चुप हो जाता है। मोक्ष बिना रुके अब वहां से बाहर निकल जाता है।
इधर कैबिन में केविन मोक्ष को जाता देख मान को देख कहता है, तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अजीब, मान उसको देख कहता है। केविन मान की तरफ देखिए तो कभी किसी की इतनी परवाह नहीं करता था, तो मान केविन से को देखकर तुम्हें उसकी आंखों में उसके लिए फिक्र नहीं दिख क्या? केविन मान की बात सुन कहता है, तू सही बोल रहा, वैसे भी तूने देखा नहीं जब उससे पता चल कि विशाल ने उसे ड्रग्स दे उसका फायदा उठाना चाहा है, कितना गुस्सा था उसकी आंखों में उस वक्त। दोनों कुछ देर चुप हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को देख चौंकते हुए एक साथ बोलते हैं, क्वीन माई हस्बैंड इज माई सिविया। एपिसोड 5 5 सुहानी और मोक्ष। अब आगे हॉस्पिटल। केविन मान के मुंह से जब एक ही शब्द निकलता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। इधर मोक्ष मान के कैबिन से बाहर आ जाता है। वो जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र सुहानी के बोर्ड की तरफ जाती है तो उसके कदम अनायास ही रुक जाते हैं। वो एक नज़र बोर्ड के दरवाजे को देखता है, फिर बोर्ड की तरफ बढ़ जाता है। मोक्ष बोर्ड के दरवाजे को हल्के से खुलता है तो उसकी नज़र सामने हॉस्पिटल बेड पर लेटी इस मासूम सी लड़की पर जाती है जो किसी खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी, जिसके अगल बगल मशीनें थी, हाथ में कैनोला लगा हुआ था जिसमें से उसे दवाइयां चढ़ाई जा रही थी। मोक्ष एकटक सुहानी को देखे जा रहा था। मोक्ष कुछ सोचते हुए अंदर बढ़ता है और सुहानी के पास आ जाता है और उसे देखने लगता है। सुहानी को होश आया हुआ था, बस उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन जब उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है तो वह अपनी आंखें खोल देती है और अपने साइड में खड़े मोक्ष को देख सुहानी डरने लगती है। लेकिन जब मोक्ष सुहानी को डरता हुआ देखता है तो उसके पास आ उसे शांत कराते हुए कहता है, काम डाउन रैबिट, एवरीथिंग इज फाइन। उसकी बात सुन सुहानी उसे देखने लगती है, उसकी आंखें नम हो जाती है और वह अपनी नम आंखों से मोक्ष को देखने लगती है। मोक्ष उसकी नम आंखों को देख उसके पास आ उसके बेड में बैठ जाता है और उसे अपने सीने से लगा देता है और फिर उसके बालों में हाथ रख सहलाने लगता है। सुहानी पहले डर जाती है तो मोक्ष उसे रिलैक्स करता है जिससे वो थोड़ा शांत हो जाती है। उसे मोक्ष का टच गंदा नहीं लग रहा था, मोक्ष उसे किसी छोटे बच्चे की तरफ पैम्पर कर रहा था। मोक्ष को उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। अब वो थी भी तो बस 17 साल की बच्ची जिसने इतनी छोटी उम्र में कितना कुछ सहा था। मोक्ष को उसको इतनी तकलीफ में देख अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा फील हो रहा था और ये क्यों है वो समझ नहीं पा रहा था या फिर समझना नहीं चाहता था। मोक्ष को अब अपने सीने में सुहानी की भारी सांसें महसूस होती है। वह अपना सिर नीचे करके देखता है तो सुहानी सो चुकी थी। मोक्ष अपने सीने में सोई हुई खरगोश को देखता है जिसका चेहरा सोते हुए और भी मासूम लग रहा था। मोक्ष उसके चेहरे को एकटक देखता रहता है, फिर झुककर सुहानी के माथे पर अपने होंठों को रखौले से चूम लेता है और फिर उसे आहिस्ते से बेड में लिटा देता है। मोक्ष एक नज़र सुहानी को देख अब सुहानी के बोर्ड से बाहर आ जाता है। मोक्ष वहां से निकलकर कुछ देर बोर्ड के बाहर खड़े हो अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल अपने होंठों से दबा के कस लेने लगता है। वह सिगरेट की कस लेते हुए कुछ सोचे जा रहा था। आधा घंटा हो गया था। मोक्ष ने अब तक 2 पैकेट सिगरेट खत्म कर दी थी। मोक्ष अब सिगरेट का लास्ट कस भर कर सिगरेट को नीचे फेंक पैरों से मसल देता है। मोक्ष अब अपना फोन निकल कर किसी को एमएसजी करता है और एक नज़र सुहानी के बोर्ड को देख हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। मान का कैबिन का मान। इधर केविन जो अब तक मान के कैबिन में बैठा हुआ मान से बातें कर रहा था कि उसके फोन में नोटिफिकेशन बिप की आवाज आती है। केविन अपना फोन निकल चेक करता है जिसमें मोक्ष का एमएसजी था। केवीएन अपने फोन के एमएसजी ब्राउजर ओपन करता है, लेकिन जैसे ही वो एमएसजी पढ़ता है उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचता है और वह शॉक्ड हो जाता है। मान केविन को ऐसे देख उससे पूछता है, केविन क्या हुआ, किसका एमएसजी था? लेकिन केविन कुछ नहीं बोलता, वो तो अभी भी शॉक था। मान जब केविन को कुछ न बोलता देखता है तो उसके कंधे में हाथ रख पूछता है, क्या हुआ, तेरा फेस इतना हैरानी से क्यों भरा पड़ा है? किसी ने तुझे डेट में चलने को बोला है क्या? मान के कंधे में हाथ रखने और उसकी बात सुन केविन होश में आता है और मान को देखते हुए अपने लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, छोटाऊ स उससे भी बढ़कर है। मान केविन को हकलाता देख पूछता है, क्या हुआ, तू इतना हकला क्यों रहा है? मान की बात सुन केविन अपना फोन मान की तरफ कर देता है। मान केविन के हाथ से फोन ले देखने लगता है और उसे कहता है, क्या है ऐसा इसमें जो तू। वो आगे कुछ और बोलता कि उसकी नज़र मोक्ष के एमजीएस में पड़ती है उसे, पर मान के हाथ से केविन का फोन गिर जाता है।
जिसे देख केविन जल्दी से नीचे अपना फोन उठाकर मान से बोला, साले मेरे पास एक ही फोन है। उसकी बात सुन मान होश में आ केविन को देख कहता है, क्या वो सच है? फिर केविन के पास अपना हाथ बढ़ा, यार मुझे चूटी काट, तो कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना। मान की बात सुन केविन मान के हाथ में जोर से चूटी काटता है, जिससे मान चिल्ला के कहता है, साले क्या कर रहा है? तो केविन भी अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहता है, तूने ही तो चूटी काटने को बोला था। मान दांत पीसते हुए बोला, ऐसे कौन चूटी काटता है? तुझे विश्वास हो जाए इसलिए जरा जोर से काट दी। चल मैं जा रहा हूँ, अगर कल तक काम पूरा नहीं हुआ तो डेविल मुझे जिंदा ही दफन कर देगा। इतना बोल केविन मान के कैबिन से बाहर आ जाता है। केविन के जाने के बाद मान एक आह भरता है और वापस अपने काम में लग जाता है। खुराना पैलेस के बाहर एक कार आके रुकती है, जिसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर निकलता है, जिसने ब्लैक टी शर्ट, उसके ऊपर येलो डेनिम जैकेट जो खुली हुई थी और नीचे से वाइट पैंट पहनी हुई थी। उसकी उम्र लगभग 21-22 साल की होगी। वह दौड़ता हुआ पैलेस के अंदर आता है। निहारिका जी जो हॉल के सोफे में बैठी हुई किसी से फोन में बात कर रही थी, वो लड़का जब निहारिका जी को हॉल में देखता है तो अपने कदमों को धीरे कर निहारिका जी की तरफ बढ़ जाता है। निहारिका जी का ध्यान नहीं गया कि कोई उनके पीछे आया हुआ है। वो अब भी फोन में बात कर रही थी कि वो लड़का पीछे से उनको गले से लगा देता है। निहारिका जी चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है।